नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपसे कर लेता हूं। तो पहली बात तो ये कि भाई हमारी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ही ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जितने भी हमारे नोट्स होंगे, जितनी भी हमारी पीडीएफ होंगी, जैसे कि आपको पता है कि अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्या करें, उसमें मैं पहले ही आपको शीट सेंड कर दूंगा, उसी शीट के हम क्वेश्चन यहाँ सोल्व करेंगे, ठीक है नहीं। तो वो शीट्स आपको उसी ग्रुप पे मिल जाएंगी, मतलब चैनल पे मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दूसरा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ साथियों के हमारे कमेंट आए थे कि भाई ग्रामीण परिवेश के नोट्स से रिलेटेड, तो देखिए वो चीज़ें मैं आपको केवल ऐसे ही समझा दूंगा और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है नहीं। तो टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स अपलोड करके यहाँ केवल उन्हें समझ सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना और केवल उन्हें अंडरलाइन करते रहना, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे वो मैं आपको यहीं से करा दूंगा सोल्व। तीसरी बात कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि CHSL के लिए इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे केवल ग्रामर कराऊंगा, इंग्लिश में मैं आपको केवल ग्रामर सिखाऊंगा। वोकैब में कुछ चीज़ें होती है समझाने वाली, कुछ रूट्स वर्ड होते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो मैक्सिमम वोकैबुलरी होती है इंग्लिश की, वो आपको लर्न करनी पड़ती है। तो वोकैबुलरी, जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके मतलब उसके प्रिंट आउट निकल के उसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें बतानी थी। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि शुरुआत हमने केवल मैथ से की है, बाकी हम धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आपको पता है कि मैथ में केवल हम अरिथमेटिक को लेकर चले हैं। अभी देखिए, एक साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर चलने से कन्फ्यूजन हो जाता है। शुरुआत में कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, मैं मानता हूं, और कुछ होता क्या, कुछ समस्या भी आती है, लेकिन धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ज़रूर हम इस चैनल पर आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर जो कंटेंट हो सकता है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए कंप्लीट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक। आप किसी मेरी माने तो आप, जैसे मैं मैथ्स करा रहा हूँ, तो मैथ्स के लिए किसी का पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आज के टाइम में फ्री में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पेड और फ्री में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। कभी आप सोचो, मैं आपको बिल्कुल पेड वाली, अब यही है कि अभी चैनल स्टार्ट करा तो आपको लगेगा कि भाई फ्री है या पता नहीं कैसा, लेकिन एक बार आप जुड़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप नोट्स बनाइए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा आप पेड में पढ़ो और यहाँ भी पढ़ो, सब कुछ सेम है। कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा किसी पेड कोर्स में नहीं मिलने वाला जो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ने का तरीका, जैसा कि आपको पता है कि भाई आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से, चाहे आपके, अगर आप बिगिनर हैं तब तो नोट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है आपके लिए, लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आपका सिलेबस खत्म हो गया, तो जो क्वेश्चन आपसे ना हो, केवल उन क्वेश्चनों को नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए, उनका एक बार रिवीजन कर लेना बाद में, ठीक है। तो अरिथमेटिक में हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा रेशो प्रोपोर्शन है। तो रेशो प्रोपोर्शन के बाद से जो शीट आएगी वो आपको अच्छी भी लगेगी हमारी, जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा, और उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक। थोड़ा सा अभी दिक्कतें थी, इस वजह से मिसलिनियस चीज़ों को उठाकर कर रहे थे। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी, आज हम रेशो प्रोपोर्शन की जो क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम आज 3 टाइप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। देखिए, जो टाइप हमारा चल रहा था उसे कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम एक एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं रेशो प्रोपोर्शन पर, उसे भी कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद सिक्कों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आपने जरूर देखेंगे, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा आज की वीडियो में। तो जल्दी ही इसका 1-2 पार्ट और होगा, और हमारा ये चैप्टर भी समाप्ति की ओर, अब जल्दी ही हम इस चैप्टर को भी समाप्त कर लेंगे, और एग्जाम में आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा नया कुछ नहीं होता, ठीक है जी। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तरीका क्या होता है। देखिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, डिस्प्ले पर क्वेश्चन आपको शो होगा, वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करने के बाद आपको खुद से क्वेश्चन करके देखना है। अगर आपको क्वेश्चन हो या ना हो, दोनों कंडीशन में अगर हो जाता है तो आपको देखना है कि तरीका बेहतर तरीका था आपका, या आपने जैसे करा वैसा ही मेरा तरीका था, मतलब ये देखना पहली बात। दूसरी बात, नहीं होता है तो फिर समझना है, ठीक। तो ये देखते हैं आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है। फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को एक बार। 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती और 2 और 98 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है। देखिए, अब यहाँ समझते हैं। एक तो है 3, 4 और एक 9, 3, 4, 9, इसका इसने हमसे पूछा है चतुर्थ अनुपाती, और 2 और 98 का हमसे पूछा है 2 और 98 का मध्य अनुपाती, और फिर इनसे करा है इनका अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए, मैं आपको मध्य अनुपाती भी समझा चुका हूँ, तृतीय अनुपाती भी समझा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक। अब समझते हैं हम।
तो देखिए चतुर्थ अनुपाती में क्या करना होता है, चतुर्थ अनुपाती के लिए मैं बता दे रहा हूं आपको कि हमें क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या की गुणा करके पहली संख्या से भाग कर देना है। चतुर्थ अनुपाती के लिए दूसरी तीसरी, देखिए चतुर्थ अनुपाती जब भी पूछेगा आपको 3 संख्या देगा, ठीक है जी, 3 संख्या देगा। तो मैंने क्या बताया, चतुर्थ अनुपाती के लिए दूसरी तीसरी संख्या की गुणा करके पहली संख्या से भाग करेंगे, ठीक, चतुर्थ अनुपाती निकल आता है। ऐसा करते क्यों वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या है, 3:4 समानुपात 9 और अनुपात चतुर्थ अनुपाती हमने ही मान लिया x, ठीक है जी। अब जब वैल्यू इस फॉर्मेशन में लिखी होती है तो आपको पता होता है बाहर वाली संख्या होगी, यानी पहले की चौथे से गुणा करते हैं और दूसरी की तीसरे से गुणा करते हैं, ठीक। तो जब मैं यहाँ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 3 गुणा x बराबर 4 गुणा 9। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये जो समानुपात वाला साइन होता है इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं जब इसे सोल्व करूंगा तो 3 तिया 9 और यहाँ से आपका आ गया ये चतुर्थ अनुपाती आ गया 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। अब देखिए जो मैं तरीका बता रहा था वो भी यही था कि हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा में करके इससे भाग देना है। तो अभी से मैं इससे भाग देता तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो देखिए थोड़ा सी कम कैलकुलेशन हुई ना, तो ये चीज़ें समझानी है आपको। चतुर्थ अनुपाती के लिए इतना याद रख सकते हो कि दूसरे तीसरे की गुणा करके पहले से भाग दो। तो पहले से जब मैंने भाग दिया 9 को, जब मैंने पहले से 9 को भाग दिया तो 3 से हमने 9 को भाग दिया 3 बार हुआ और 4 तिया कितना हो गया 12। तो ये आ गया आपका चतुर्थ अनुपाती, ठीक। अब इसने हमसे यहाँ पूछा इसका मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों की गुणा करके और इसका स्क्वायर रूट कर दो तो मध्य अनुपाती आ जाता है। और प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, तो बार बार ये चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो जो 2 संख्या दी हुई है मध्य अनुपाती के लिए हमेशा 2 संख्या देगा, तो हमें करना क्या है, दोनों संख्या की गुणा करके उसका स्क्वायर रूट कर देना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब एक तरीका तो ये है मैं 98 की 2 से गुणा करूँ और उसका स्क्वायर रूट कर लूँ, लेकिन देखिए 98 और 2 तो चलो छोटा है, आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में वैल्यू को तोड़ लेते हैं। किस तरीके से तोड़ लेते हैं कि उसका स्क्वायर रूट होना चाहिए परफेक्ट। जैसे कि हमें पता है कि 49 का होता है, तो मैंने इसे तोड़ लिया, 49 दूनी 98, ठीक है। तो 49 का कितना हो गया 7 और यहाँ से 2, देखिए स्क्वायर रूट का मतलब होता है जो स्क्वायर के रूट के अंदर 2 वैल्यू हैं तो उसमें से बाहर एक वैल्यू ले लेते हैं, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट का। तो 2 दूनी 4, ऐसा समझ लो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, या फिर 2 कितनी बार आया 2 बार आया, इसमें से एक बार हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 7 दूनी 14। तो मध्य अनुपात कितना आ गया 14। अब इसने हमसे क्या पूछा, मध्य अनुपात, ये चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात जो है, चतुर्थ समानुपाती और मध्य समानुपाती का अनुपात ज्ञात करो। अब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो यह ऐसा लिख लो कभी समझ में आए, तो ये हो गया 12:14। देखिए अभी ये परफेक्ट रेशो नहीं है। परफेक्ट रेशो क्यों नहीं है, क्योंकि अभी और डिवाइड हो सकता है। जब तक और डिवाइड हो सकता है तब तक वो कभी भी परफेक्ट रेशो नहीं हो सकता। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छिक्का 12 और 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14। अनुपात क्या बन गया 6:7। यही आपका आंसर है कि 6:7, ठीक है। यहाँ हमने क्या करा तृतीय अनुपाती निकाला, सॉरी चतुर्थ अनुपाती निकाला। यहाँ हमने क्या करा मध्य अनुपाती निकाला, दोनों को क्या कर दिया रेशो निकाल लिया। देखिए ये तरीका जो है ये आपका बेसिक है, लेकिन मैंने तो फिर बताया आपको करना कैसा था, सिंपल यहीं से सोल्व कर लेते, इसे भी सिंपल यहीं सोल्व कर लिया, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, तो इसमें ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है, तो बेसिकली आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है 2 बार, ऐसे मतलब सेम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझना, आपको 2 बार पढ़ना है कम से कम क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी लगे उसे 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ लोगे तो लैंग्वेज अच्छे से सेट हो जाएगी और ईजी लगेगा फिर क्वेश्चन। देखिए एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं। 4 लड़के समूह में शामिल हो गए और 3 लड़कियों ने समूह छोड़ दिया, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या प्रारंभ में क्या थी। समूह में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या प्रारंभिक संख्या क्या थी। देखिए इस क्वेश्चन को पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर मैं इसे बेसिक करूँ, बेसिक करें नहीं, चलो कर लेते हैं, पहले बेसिक करता हूँ, लेकिन जो मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ ऐसा हमें एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। बेसिक समझना जरूरी है, बेसिक के बाद फिर मैं बात करता हूँ कि हम इसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कितने इजीली कर सकते थे, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें हमें दिया हुआ है पहला अनुपात कितना था 7:6, तो 7:6 यानी कि 7/6। अब हम क्या मान के चलेंगे, हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि ये होगी 7x और ये होगी 6x, क्योंकि अनुपात कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती। अनुपात से वास्तविक संख्या में जाने के लिए हमें वेरिएबल से गुणा करनी होती है। तो मैंने कोई भी एक वेरिएबल उठा लिया, x की गुणा 7 में भी कर दी और x की गुणा 6 में भी कर दी, तो इसका मतलब लड़के कितने हैं 7x और लड़कियां कितनी हैं 6x। अब वो कह रहा समूह में 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाने का मतलब है आ गए और वो कितने हो गए +4, और 3 लड़के समूह से
चली गई, तो ये कितना हो गया -3, +4 आए और -3 चले गए। अब वो कह रहा है अब जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है 4 और 3 का, 4/3 का। आप इसे सोल्व कर लें, यहाँ से इसका पता चल जाएगा प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो जो कि 3 की गुणा करेंगे 7 तिया 21x प्लस 4 तिया 12 बराबर 6 चौक 24x माइनस 4 तिया 12। अब हम क्या करेंगे, 21x को इधर ले जाएंगे और 12 को इधर ले आएंगे। क्यों ऐसा करा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू की कोशिश किया करो हमेशा शिफ्ट करने की। तो जब 21x इधर चला जाएगा और 12 इधर आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा 24, क्योंकि माइनस का 12 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 12 और 12 कितना होगा 24, और 21x 24x में से हम 21x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x, और यहाँ से x का जो मान आएगा आपका वो कितना हो जाएगा 8। x का मान कितना आ गया 8 आ गया। उसने हमसे पूछा था प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में लड़के कितने थे 7x और लड़कियां कितनी थी 6x, तो कुल कितने हो गए 7 और 6 13x, 13x हो गए। x का मान कितना है 8, तो 13 की गुणा कर लो आप 8 से और आपका आंसर आ जाएगा 13 × 104। इसका मतलब प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या थी 104, यही आपका आंसर है। ठीक, अगर उसने हमसे पूछा होता प्रारंभ में लड़कों की संख्या बताओ तो मैं इसे गुणा करता 8 से और लड़के की संख्या हो जाती है 8 × 7 = 56, और अगर मुझसे उसने पूछा होता प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी तो मैं कहता 8 × 6 = 48। ठीक है, देखिए ये हुआ इसका बेसिक मेथड, लेकिन अगर आप इसे ऑप्शन से थोड़ा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन कोई कैलकुलेशन इसमें करने की जरूरत नहीं थी। चलिए ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं 117 91 117 91 78 और 104 78 और 104, ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 117 91 78 और 104। अब ध्यान से एक बात समझनी है आपको, देखिए उसने क्या बोला था, पहले अनुपात कितना था, पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था 7 और 6, 7 और 6, पहले ये अनुपात था 7 और 6। ठीक है जी, अब एक बात समझो, अगर उसने हमसे पूछा होता कि लड़कों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभिक अनुपात में लड़के कितने थे 7 में, तो इसका मतलब लड़के जितने भी होंगे, क्योंकि अब तक की वीडियो में मैंने ये चीज़ कई बार बता दी है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा या तो समझना पड़ेगा, वरना पुरानी वीडियो देखनी है। तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में यहाँ समझा रहा हूँ, उसे समझो। अगर लड़कों की संख्या पूछी होती तो वो संख्या जरूर 7 से डिवाइड होती। देखिए लड़कों की पूछी होती तो ऑप्शन में लड़के तो दिए हुए होते, इतने लड़के थे या इतने लड़के थे, इतने या इतने, ये लड़कों के होते। अगर लड़कों की संख्या पूछी होती तो वो 7 से डिवाइड होने वाली संख्या होती। लड़कियों की संख्या पूछी होती तो 6 से डिवाइड होती संख्या, मतलब 6 से विभाजित होती। और अगर उसने पूछा लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, यानी कि लड़के और लड़कियों की का योग, तो योग हमेशा इसके अनुपातिक योग, यानी 7 और 6 13 से डिवाइड होगा। इतनी बात को ध्यान रखना आप हमेशा। योग पूछा है तो इसके अनुपातिक योग से वो संख्या डिवाइड होगी। अब देखिए जरा, 7 और 6 13 से 117 डिवाइड हो रहा है, 91 डिवाइड हो रहा है, 78 डिवाइड हो रहा है, 104 डिवाइड हो रहा है। यहाँ एग्जामिनर ने क्या करा, थोड़ा सा खेला खेल दिया। एग्जामिनर ने क्या करा, जान के चारों वैल्यू ऐसी दे दी जो 13 से डिवाइड हो रही है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा और देखेंगे इस क्वेश्चन को तो हम इजीली कर पाएंगे। कैसे, ध्यान समझना। उसने बोला 4 तो लड़के आए, 4 लड़के आए और 3 लड़कियां चली गई। 4 लड़के आए और 3 लड़कियां चली गई, तो मुझे बताओ वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई आपकी 1 की। इसका मतलब जितना भी योग पहले था उस योग में वृद्धि कितने की हुई है, 1 की वृद्धि हो गई। मान लो पहले 117 स्टूडेंट थे तो अब कितने हो गए 118, क्योंकि पहले तो हम यही अनुपात चेक करते, लेकिन इस अनुपात से हो नहीं रहा क्वेश्चन ऑप्शन से, तब मैं इस दूसरी कंडीशन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जामिनर ने जान कैसा करा है, 2020 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, पूछा हुआ नहीं है, 2020 में एग्जाम में पूछा गया है SSC CGL के टायर फर्स्ट में। अब देखिए, अब जो अनुपात हो जाता है कितना हो जाता है 4:3। कहने का मतलब ये बाद में अनुपात कितना हो गया 4:3 हो गया। देखिए योग में वृद्धि कितने की हुई है, 4 आए लड़के 3 लड़की चली गई। तो योग में मैं केवल लड़के लड़कियों की बात नहीं कर रहा, योग की बात कर रहा हूँ। योग में वृद्धि कितने की हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। अब इसका मतलब मुझे ये पता है कि ये योग दिए थे प्रारंभिक, ये योग कब के प्रारंभिक, तो अगर मैं बाद का योग पूछूं तो बस इतना ही तो होगा बाद का योग। बाद का योग कितना हो जाएगा, ये बाद का योग ये हो जाएगा। ठीक, अब वो योग किससे डिवाइड होगा, अभी देखिए ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई हमारी, इसे छोड़ दो, अब इस कंडीशन पे आओ। ये अनुपात कितना है 4:3, तो इसका मतलब है अब का जो योग है, बाद का योग हमने निकाल लिया, हमें पता है पहले से बस 1 ही बढ़ेगा, तो इसका मतलब अब ये योग होंगे।
अब अनुपात कितना है, 4 और 3 7। अनुपातिक योग कितना है, 4 और 3 7। इसका मतलब अब ये कोई सी भी संख्या किससे डिवाइड हो रही होगी, 7 से, क्योंकि मुझसे योग पूछा है। अगर मुझसे लड़कों की संख्या पूछी होती तो किससे डिवाइड हो रहा होता, 4 से। लड़कियों की संख्या पूछी होती तो डिवाइड हो रहा होता 3 से। मुझसे पूछा उसने, ना लड़कों की पूछी ना लड़कियों की पूछी, उसने पूछा मुझसे लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या के लिए डिवाइड किससे होगा, 4 और 3 7 से, 7 से डिवाइड होगा। अब देखो एक क्यों जोड़ा, क्योंकि एक की वृद्धि हुई है योग में, पहले के मुकाबले दूसरी कंडीशन में एक की वृद्धि हुई, इसलिए एक जोड़ा। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 118। अब देखिए क्या 118 7 से डिवाइड हो सकता है, नहीं होगा, गलत हो गया पहला ऑप्शन। 92 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 79 यानी 79 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। अब बिना चेक करे इसे टिक कर सकते थे, जब 3 नहीं होंगे तो चौथा तो होगा ही, फिर भी चेक कर लो। ये कितना हो गया, 105। अब 105 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7, 3 बचा 5, 7 पंजे 35। ये आपका आंसर हो गया 104, जो कि आपने भी देखा था कि 104 है। तो देख पाए हम ऑप्शन से बहुत ईजिली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आपके सामने। देखिए कुछ जब नई चीज़ें सीखते हैं तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सीखेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करता तो मुझे इतनी देर नहीं लग रही होती, मैं तो बहुत इजीली इसे इतना चेक करके बिना कुछ करे सॉल्व और फटाफट टिक कर देता। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के साथ आपको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए। मतलब कि लड़कियां तो 30 आई हैं, लड़के पूछ रहा है कितने और आए, कि अनुपात कितना हो जाना चाहिए, तो ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। देखिए बिल्कुल ऐसा सही क्वेश्चन है, इसे भी हम बेसिक आप खुद कर लोगे। इससे जस्ट पहले मैंने बेसिक मेथड बताया, सेम वही होगा बेसिक। कहो तो मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूँ, है ना। चलो मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूँ, बेसिक की इक्वेशन सॉल्व अपने आप कर लेना, और इसे ऑप्शन से बता देता हूँ। तो देखिए पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम। तो इसमें क्या बोला, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। कितनी है, 640। अब उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 5:3 के अनुपात में। तो यहाँ से मुझे लड़के और लड़कियाँ अलग निकालने पड़ेंगे, कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप 5:3 में से नहीं बांट पा रहे, देखिए लड़के और लड़के किस अनुपात में, 5:3 के अनुपात में। यानी कि यदि 5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 3 हैं। और लड़के और लड़कियों का कुल योग कितना है, 640। और अगर मैं आपसे पूछूं लड़के कितने, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये निकालना नहीं आता, तो समझ लो आपने अभी तक कुछ नहीं करा सिवाय अपना टाइम खराब करने के, ठीक। तो क्योंकि ये चीज़ें 1000 बार हम बता चुके हैं अब तक, तो नहीं पता तो बेकार है। बाकी मैं तो अभी से सोल्व कर ही रहा हूँ। इसका मतलब अगर आपने, सच बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ तक ये नहीं निकालना आता ना, तो कोई फायदा नहीं है आपको पढ़ने का भी। क्योंकि पहली वीडियो तो चलो समझ में आती है, लेकिन इतनी वीडियो में जिसमें मैं बार बार ये चीज़ समझा चुका, उसमें भी अगर गड़बड़ करो तो वास्तव में बहुत ही गलती है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए। तो मैंने इन्हें लड़कियों को अलग कर लिया, तो मुझे पता है यहाँ से कितना हो जाएगा, 640 जिसकी संख्या चाहिए उसकी गुणा कर देते हैं बटे अनुपात के 5 और 3 8। तो यहाँ से कितना हो गया, 80 और 8 पंजे 40। यानी लड़के कितने हो गए, 400, और लड़कियाँ कितनी होगी, 240, ठीक है। अब वो कह रहा है कितनी लड़कियां और आ गई ग्रुप में, लड़कियां आई 30, और लड़कों के लिए पूछ रहा कितने और आ जाएं। लड़कियां आई हैं 30 और लड़के पूछ रहा कितने और आ जाएं, जिससे कि अनुपात कितना हो जाए, 14:9। नई कंडीशन में अनुपात कितना हो जाए, 14:9 हो जाए। अब यहाँ से देखिए सेम बात हमें क्या करनी है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 240 और 30 कितना हो जाएगा, 270। और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा, और जो भी x का मान होगा वही आपका आंसर होगा। तो इतना तो मैं मान के चल सकता हूँ कि आप इस बेसिक कैलकुलेशन को कर लोगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ हमारे साथी हैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद कि भाई आपको अच्छी लगती है, आप कमेंट भी करते हैं। लेकिन आप कभी डाउट भी पूछिए, कुछ अगर डाउट होता है तो डाउट पूछिए, कुछ सजेशन करिए कि सर ऐसा ना ऐसे, कुछ भी आप बताइए ज़रूर, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है मैं उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो। तो अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी आपको नज़र आती है या हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, आप कमेंट के थ्रू वो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बेसिक मेथड आपको बता दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से बताऊँगा आपको। देखिए हम अगर केवल सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में हमें केवल क्वेश्चन करना है, बात खत्म। तरीका चाहे कुछ भी हो, हमें आंसर पहुंचने से मतलब है। अगर मैं केवल सिलेक्शन की बात करूं तो पहले हम सिलेक्शन के लायक सीख लेते हैं, बेसिक्स तो सीखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बेसिक बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं जिससे आप थोड़ा सीखें, यानी कोई नई चीज़ भी सामने अगर आ जाए तो आप कर दें उसे। लेकिन हमें जो ज़्यादा ध्यान देना है वो शॉर्टकट्स मेथड पर, ट्रिकी मेथड्स पे, ऑप्शन अगर हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान दें। मैं अपनी सभी वीडियो में जो भी क्वेश्चन उठाऊंगा और उसका ऑप्शन का मेथड अगर है या ऑप्शन हम कर सकते हैं, हमेशा उसका ऑप्शन आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। और आपको समझाऊंगा हम इसे ऑप्शन तक कैसे कर सकते थे। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है 25, 15, 20, 30। 25,
15, 20 और 30। 25, 15, 20, 30 ये आपके यहाँ ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कितने आसान तरीके से करते हैं। उसने हमें क्या दिया, उसने हमसे पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा, उसने बताइए कितने लड़के और आए। ठीक है, तो ये बताइए 640 तो पहले विद्यार्थी थे, 640 तो पहले ही विद्यार्थी थे, 30 लड़कियां और आ गई तो कितने हो गए, अब तक के स्टूडेंट 670 हो चुके। ठीक है, और अब वो कह रहा है नया अनुपात। देखिए हमें हमेशा नए अनुपात से मतलब है, क्यों, क्योंकि इसने हमसे पूछा है कि कितने लड़के और आ जाएं कि अनुपात ये हो जाए। पुरानी को कंडीशन पर क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बना नई कंडीशन पे। वो कह रहा है कितने लड़के और ग्रुप में आ जाएं जिससे कि अनुपात 14:9 हो जाए, 14:9 हो जाए। ठीक है, अब ये योग ही तो दे रखा है मुझे, योग है। अब मुझे पता है या तो लड़के 25 आए होंगे, या लड़के 15 आए होंगे, या लड़के 20 आए होंगे, या लड़के 30 आए होंगे। इनमें से तो कोई सी एक टर्म आई है, और वो डिवाइड कितने से होगी, 14 और 9 23 से। यानी कि ये संख्या डिवाइड किससे होगी, 23 से। क्योंकि अब मैं अनुपातिक योग से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा योग है लड़के और लड़कियों का, इसलिए मुझे योग से डिवाइड होगी, 14 और 9 23 से डिवाइड होगी। अब खुद सोचो 23 से कितना होता है, अगर मैं इसे डिवाइड करने की कोशिश करूं, यानी कि मैं देखूंगा 670 के लमसम, यानी 670 के आसपास कौन सी संख्या है जो 23 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो 670 के आसपास जो संख्या बनती है वो बनती है 690। बनती है नहीं बनती है, यहाँ नहीं, कभी आप समझ ना पाओ, यहाँ देख लो। तो 670 के आसपास मैंने संख्या देखी कौन सी है जो हमारी 23 से डिवाइड हो जाएगी। तो 670 के आसपास संख्या बनेगी, 23 थी 69, 690 है। अब यहाँ देखिए 670 तो हमारा है, डिवाइड होगा 690, तो मुझे कितने की जरूरत है, 20 की। ऑप्शन में 20 का यही हमारा आंसर है। ठीक, अब जो मैंने पहले अभी बेसिक बताया आपको, यानी इक्वेशन बनाई, आप उस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तभी भी आंसर आपका 20 ही आएगा। फिर भी मैंने जो समझाया उसे ध्यान समझो। जितनी लड़कियां आई मैंने जोड़ ली, पहले योग था 640, 30 लड़कियां आई तो योग हो गया 670, यानी 670 अब डिवाइड 670 में कितना कुछ और जोड़ा जाएगा, और वो डिवाइड कितने से हो जाएगा, 14 9 23 से, क्योंकि अनुपातिक योग ही तो है पूरा कुल स्टूडेंटों का, इसलिए मैं योग से डिवाइड कर रहा हूँ 14 9 23 से। तो मैंने देखा 670 के नियरेस्ट जब मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे नहीं घटाना नहीं है, गए नहीं लड़के आए हैं। ठीक है, इसलिए मैं जोड़ने की बात करूंगा। तो 670 में क्या जोड़ा जाए तो 23 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा 23 थी 69, यानी 690 पूरा डिवाइड हो जाता है। 670 मेरे पास है तो कमी कितने की बची, 20 की, और वो 20 ही लड़के उसमें आए होंगे, तो ये 20 हमारा आंसर हो गया। समझते टाइम थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप आगे एक बार समझ जाओगे तो फिर समय बचाने लगोगे। ठीक है, कभी आप सोचो कि इतना समय था, बेसिक में तो हम फटाफट कैलकुलेशन करके कर लेते, लेकिन अभी आपने वो तरीका कैलकुलेशन आप बचपन से करते हैं ना, इसलिए जब ये तरीका आप सीख जाओगे तो आपको कुछ भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरल इसका आंसर कर लोगे। जैसे अगर मैं क्वेश्चन करता एग्जाम में, मैं कैसे कहता, मैं कहता 640 और 30 670 हो गया, यानी 23 से डिवाइड करने के लिए 69 यानी कि 20 की जरूरत है, 20 टिक करके आगे बढ़ गए। इस तरीके से हमेशा कर लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए अब जो आपका टाइप चेंज हो गया, अब तक का जो भी ये टाइप चल रहा था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है। अब जो मैं अगला क्वेश्चन बोलूँगा ये हमारे आयु से रिलेटेड क्वेश्चन। वैसे तो देखिए मैथ में एज का अलग से पूरा चैप्टर होता है और हम उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे भी, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ क्वेश्चन दिए रखे हैं, 2 4 5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एज वाले का जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सुमित और प्रकाश की आयु वर्तमान आयु का वर्तमान अनुपात, यानी कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा, 2:3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ, फिर जिस तरीके से मैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कर पाता हूँ, देखिए करने को तो सभी कर लेते हैं। मेन दिक्कत आती है कि समय की, और समय को बचाने के लिए हमें नए तरीके सीखने पड़ते हैं, नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, नए मतलब माइंड लगाना पड़ता है, और कैसे कर सकते थे। ठीक, उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वर्तमान अनुपात सुमित का और किसका, सुमित का और प्रकाश का कितना है, 2:3। सुमित और प्रकाश का अनुपात कितना हो गया, 2:3 वर्तमान अनुपात। अब वो कह रहा है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। अब एक बात बताइए, यह है सुमित और यह है प्रकाश। इसका मतलब यह है कि यदि सुमित की आयु 2 वर्ष है तो प्रकाश की आयु कितनी है, 3 वर्ष। पहली बात तो ये समझिए कि अनुपात कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती, यदि पे चलेगा। यदि ये 4 तो ये 6 हो जाएगा, यदि ये 6 तो ये 9 हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यदि सुमित 2 का है तो प्रकाश 3 का, इसका मतलब छोटा कितने वर्ष हो गया, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है, 6 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 6 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। अब वो कह रहा है 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। तो मैं पहले वर्तमान आयु निकाल लूँ। तो जब मुझे पता चल गया कि 1 यूनिट का मान कितना है, 6 है, तो मैं कहूँगा 6 दूनी 12
और 6 तिया 18। इसका मतलब आज की डेट में यानी वर्तमान में सुमित तो है 12 साल का और प्रकाश है 18 साल का, लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद सुमित कितने का हो जाएगा 12 और 6 18 का, और प्रकाश कितने का हो जाएगा 18 और 6 24 का। ठीक है, इनका अनुपात पूछा है। अनुपात का मतलब है कि जब तक डिवाइड हो रहा है जब तक उसे डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 तिया 18 और ये कितना हो गया 6 चौक 24। तो अनुपात कितना बन गया 3:4। यही आपका आंसर होगा कि सुमित और प्रकाश का 6 वर्ष बाद आयु का कितना अनुपात हो जाएगा 3:4। अब देखिए एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, अगर थोड़ा सा हम इसे ध्यान देते तो हमेशा एग्जाम में कैसे कर सकते थे, ध्यान से समझना आप। देखिए उसने बोला कि दोनों की आयु में जो अंतर है वो 6 वर्ष का है। ठीक, दोनों की आयु में अंतर कितने का 6 वर्ष का। अब देखिए यहां से इतना तो आप समझ सकते हैं कि दोनों की आयु में अंतर कितने का 1 यूनिट का। तो मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट 6 वर्ष बराबर है 1 यूनिट के, 6 वर्ष बराबर है 1 यूनिट के। इतना तो अभी भी निकाला था तुमने, 1 यूनिट बराबर है 6 वर्ष के। ठीक है, अब देखिए उसने मुझसे क्या बोला, अगर उसने मुझसे बोला होता 12 वर्ष बाद तो मैं 2 यूनिट मान लेता। उसने मुझसे बोला 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए 6 वर्ष का मान 1 यूनिट ही तो है, 6 वर्ष बाद यू कितना हो जाएगा 3 और यू कितना हो जाएगा 4, एक एक यूनिट जोड़ दो दोनों में, आंसर आ गया 3:4। उम्मीद करता हूँ तरीका ठीक लगा होगा, थोड़ा समझिए। फिर भी उसने मुझसे बोला 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। अभी मेरे को पता था कि दोनों की आयु का अंतर कितना है 6, तो दोनों की आयु यहाँ अंतर कितना आ रहा है 1 का अंतर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 2 और 3 अंतर कितने का 1 का, तो 1 बराबर कितने के 6 वर्ष के। उसने 6 वर्ष बाद का ही पूछ लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट 6 वर्ष का तो मान 1 यूनिट है, 6 वर्ष का तो मान 1 यूनिट है, तो 1 इसमें जोड़ दो 2 और 1 3 और 1 इसमें जोड़ दो 3 और 1 4, आ गया आंसर। अगर सपोज करो क्वेश्चन में 6 वर्ष ना कहेगा, क्वेश्चन में बोला होता 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो मैं क्या कहता, मैं कहता 6 वर्ष जब 1 यूनिट के बराबर है तो 12 वर्ष 2 यूनिट के बराबर हो गया। तो 2 और 2 कितना हो जाता 4, 3 और 2 कितना हो जाता 5, तो आंसर हो जाता 4:5। समझे। अगला क्वेश्चन भी लेता हूँ, ऐसी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप इस मेथड को समझ सकें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, अगर आप इसे समझ गए ना तो आपको लिखना तक नहीं पड़ेगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों के लिए। ठीक, चलिए, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 वर्ष है। इससे पहले हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर इस पर आते हैं। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाता है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोबारा पढ़ देता हूँ एक बार और क्वेश्चन को। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए फिर वही बात, वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है, 2 बच्चों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:6। अब वो कह रहा है 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाता है। 2 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 7:8। उसने मुझसे अनुपात कब के लिए पूछा है, वो कह रहा है 12 वर्ष या 12 वर्षों बाद अनुपात क्या होगा इनकी आयु का, यही तो पूछा है इसने मुझसे। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, एक बात समझिए, अगर मैं इसे बेसिक करूं, ठीक है, चले पहले बेसिक करें, चलो बेसिक कर लेते हैं। पहले बेसिक करता हूँ फिर अपना तरीका बताता हूँ, वो आपको कितना अच्छा लगेगा। देखिए तो ये हो गया 5x/6x, ये थी, मैंने आपको बताया वास्तविक संख्या पर जाने के लिए वेरिएबल से गुणा कर देते हैं। तो 5 और 6 क्या था, रेशियो था, मैंने x से दोनों में गुणा कर दिया तो वास्तविक संख्या आ गई। इसका मतलब यदि पहले बच्चे की वास्तविक आयु 5x है तो दूसरे की कितनी होगी 6x। अब करा यदि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष इसमें भी जोड़ दो 2 वर्ष इसमें भी जोड़ दो और अनुपात कितना हो जाएगा 7:8। इसका मतलब हो गया 7/8 हो जाएगा। अब यहाँ से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं लिखूँगा 8 पंजे 40x प्लस 8 दूनी 16 बराबर 7 छिंग 42x प्लस 7 दूनी 14। ये हो गया। ठीक, अब ध्यान से समझना कि मैं 40x को छोटी, मैंने अभी भी बताया था हमेशा छोटी वैल्यू को बराबर से दूसरी साइड ले जाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ता। तुम सोचो कि मैं तो 42 को इधर लेकर आऊँ, कोई फर्क नहीं, माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 40 को इधर लेगा, 14 को इधर लिया तो 16 में से जब 14 गया तो कितना बचा 2 और 42 में से 40 गया तो कितना बचा 2x और x का मान यहाँ पे आपका कितना आ गया 1। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ तक आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक, x का मान 1 आ गया तो मैं दोनों की वर्तमान आयु निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी मानी थी 5x और इसकी मानी थी 6x। तो इसकी वर्तमान आयु तो कितनी आ गई 5 और इसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई 6। वर्तमान आयु कितनी आ गई 5 और वर्तमान आयु कितनी, चलो यहाँ करते हैं, इसकी वर्तमान आयु कितनी आई 5 पहले बच्चे की और दूसरे की कितनी आ गई 6। वास्तविक आ गई हम, क्योंकि x का मान 1 आया तो 5 से 1 की गुणा करी 5 कम 5 और 6 से 1 की गुणा करी 6 कम 6। ये अनुपात नहीं है, ये वास्तविक। अब कह रहा 12 वर्ष बाद दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसमें 12 वर्ष जोड़ दो, 12 और 5 17
और इसमें 12 वर्ष जोड़ दो, 12 और 6 18, अनुपात कितना हो गया 17:18 हो गया। अब देखिए किसी से डिवाइड तो हो नहीं रहा, अगर 17 और 18 को विभाजित कर देती कोई संख्या तो हम उसे डिवाइड कर लेते, फिर जो भी रेशियो बनता वो हमारा आंसर होता, लेकिन डिवाइड नहीं हो रही तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 17:18। तो ये था इसका बेसिक मेथड। अब मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, वो तरीका सीखिए। देखिए रफ कर देता हूँ, और देखिए अगर आपको कॉपी करना है बेसिक सीखना जरूर है, आना जरूर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जाम में केवल बेसिक से करके आओ, मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में बेसिक से करके आओ, लेकिन बेसिक आना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो अब मैं इसे कैसे करता हूँ उसे ध्यान से समझिए। हमें क्या करना है, पहले तो एक बात चेक करनी है कि दोनों का रेशियो बराबर है या नहीं है, यानी 5 और 2 7 और 6 और 2 8 बराबर है, बिल्कुल ठीक है। बराबर ना होता तो बराबर करते। एक क्वेश्चन में लूंगा जो बराबर नहीं होगा उसे बताऊंगा कि कैसे बराबर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक तो वीडियो इतनी लेंथी हो जाती है, छोटी छोटी सी क्वेश्चनों में ही मैं सोचता हूँ कि अच्छे से पढ़ाऊँ, अच्छे से समझा दूँ, इसलिए वो वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैंने देखा 30 मिनट की वीडियो हो तो व्यूज़ 100 को प्लस कर जाएंगे, और अगर 1 घंटे की वीडियो बन गई तो व्यूज़ ही 10 20 30 बनता ना, घंटा देख के छोड़ देते हो वीडियो को कि अच्छा ज़्यादा लेंथी वीडियो छोड़ो, छोटी वीडियो चलो देख लो, ऐसी होती है मेंटलिटी, चलो कोई बात नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। चलिए अब देखिए 5 से 7 हो गया अनुपात, तो कितने यूनिट बढ़ा, यूनिट में बात करो वर्षों में बात करो, तो मैं कहूँगा जी 2 यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा। अभी आप समझ रहे हो इतना इसलिए लिखना पड़ रहा है, समझ जाओगे तो लिखने की जरूरत थोड़ी है। 2 यूनिट बढ़ा, और क्वेश्चन में कितने वर्ष दे रखे हैं, 2 वर्षों में, मैं कहूँगा 2 वर्षों में 2 यूनिट बढ़ा, इसका मतलब 1 यूनिट बढ़ेगा कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, 1 यूनिट 1 वर्ष में बढ़ेगा। उसने बोला 12 वर्ष बाद बताओ, तो जब 1 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 12 वर्ष में कितने यूनिट बढ़ेगा, 12, तो 12 और 5 17, और 12 और 6 18, ये आ गया आपका आंसर 17:18। देखिए कितनी कैलकुलेशन बच गई। ये चीज़ें अभी तो आपको नोट करनी पड़ रही है अभी, क्योंकि अभी आप इसे सीख रहे हो, सीखने के बाद ये चीज़ें लिखने की थोड़ी है, ये तो आप यहाँ से समझो। कितना ये 2 यूनिट बढ़ा, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, तो 1 वर्ष में कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट, 12 वर्षों में 12 यूनिट बढ़ेगा, 12 इसमें जोड़ दिया, 12 इसमें जोड़ दिया, आ गया आंसर कि 12 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 17:18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने अभी मैं बोला था अगला बाद में करेंगे, उस क्वेश्चन को ही लेता हूँ पहले। चलिए क्वेश्चन है 50 वर्ष, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 वर्ष और 50 वर्ष है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 वर्ष और 50 वर्ष है। यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा तो n का मान ज्ञात करो। देखिए 2 व्यक्ति हैं, पहले की आयु जो है वो कितनी है 36 वर्ष, और दूसरे की आयु कितनी है 50 वर्ष, ठीक। वो कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, पहले की आयु जिसमें 36 वर्ष है और दूसरे की आयु कितनी है 50 वर्ष। अब वो कह रहा है n वर्षों बाद, n वर्षों का मतलब है कुछ वर्षों बाद, 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। तो पूछ रहा है ये जो 3:4 हुआ ये कितने वर्षों बाद हुआ। अब एक बात ध्यान से समझो आप, देखिए 2 व्यक्ति, मान लो 2 भाई हैं ए और बी, देखो ए और बी 2 भाई हैं, मैं बोल रहा हूँ उनकी वर्तमान आयु 10 वर्ष और 12 वर्ष है, एक की है 10 और एक की है 12, तो इनका योग देखो, इनका योग क्या आएगा, योग आया इनका कितना 12 और 10 22। मैं कह रहा हूँ अगले वर्ष इनकी आयु कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी 11 और बी की हो जाएगी 13, और इनका योग कितना हो जाएगा इसमें 24। तो देखिए योग बदलता जा रहा है, योग बदल गया, पहला योग कितना था 22, अब योग कितना हो गया 24, आप अगले साल योग देखेंगे बदल जाएगा। तो देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, योग हमेशा बदलता है लेकिन अंतर कभी नहीं बदलता। जैसे 2 व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों की आयु कुछ दे रखे तो उनका योग हमेशा बदलेगा, योग तो हर मंथ बदल जाएगा, ठीक, हर महीने बदलेगा, हर साल बदलेगा, लेकिन अंतर कभी नहीं बदलता। इसका मतलब ये यदि 2 भाई हैं, एक की आयु दूसरे की आयु से 1 वर्ष ज़्यादा है तो वो चाहे 50 वर्ष बाद भी देखेंगे तो एक ही ज़्यादा रहेगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप अंतर से करेंगे, जो मैं चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अभी दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पर अंतर कितने का 2 वर्ष का, और यहाँ भी अंतर देखिए कितने का 2 वर्ष का। तो ये चीज़ समझा रहा था कि अंतर कभी भी चेंज नहीं होता, योग हमेशा बदलता है। तो अब देखिए एक बात बताइए, मुझे पता है वर्तमान में दोनों की आयु कितनी है 36 और 50 वर्ष है, ठीक। अब कुछ वर्षों बाद अनुपात 3:4 हो गया, तो मुझे पता है कि जितना अंतर आज है इनकी आयु में उतना ही अंतर n वर्ष बाद भी रहा होगा, जिसका ये अनुपात दे रखा है। तो आज अंतर कितने का है 14 का, और यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 1 का। यहाँ अंतर देखिए पहले वाले के कितने 3 और दूसरे वाले के कितने 4, तो यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर आया 1 का, यानी उस टाइम n वर्षों बाद अंतर कितने यूनिट का आएगा 1 यूनिट का, और अंतर कितना है 14, क्योंकि अंतर हमेशा सेम रहेगा, अंतर हमेशा बराबर रहेगा। यहाँ 14 अंतर है तो 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, n वर्षों बाद अंतर 14 का ही होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका 14। अब यहाँ से 14 थी 42 और 14 चौका 56। अब देखिए इसका मतलब
यही तो था। अब 42 और 56 का ही तो अनुपात बन रहा था 3-4, वही तो मुझे निकालने थे। अब देखिए इसने पूछा कितने वर्षों बाद यह अनुपात बनेगा, तो 36 से 42, 36 वर्ष का वो 42 वर्ष का होगा, तो कितने वर्षों बाद, 6 वर्षों बाद। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसका आंसर आएगा आपका 6 वर्ष बाद, यानी n का मान कितना आ गया 6। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। दोबारा से समझना जो मैंने आपको बताना चाहा, फिर भी अगर समझ में आए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं समझा दूंगा। कहने का मतलब अंतर हमेशा सेम होता है। मैंने क्या करा, मुझे नहीं पता n वर्ष बाद आयु कितनी होगी दोनों की, लेकिन मुझे ये पता था जो अंतर आज है वही n वर्ष बाद भी होगा। तो बस मैंने अंतर को देख लिया कि 14 अंतर अगर आज है तो उस टाइम भी अंतर, खुद देखो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, अंतर है 14 का या नहीं है। बस यही बात समझनी थी कि 14 का अंतर यहाँ होगा, यहाँ कितने का, एक का तो 1 यूनिट बराबर 14 का, 14 × 42, 14 का 56। तो यानी जिस टाइम उसकी आयु 42 और 56 होगी, छोटे एक की 42 एक की 56, उस टाइम उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। आज कितनी है 36, और अनुपात कब बनेगा, जब 42 की हो जाएगी। तो कितने वर्षों बाद ये अनुपात बनेगा, 36 और 6 42, यानी 6 वर्षों बाद ये अनुपात हो जाएगा उनकी आयु का 3:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो लेंदी जाएगी थोड़ी सी आज भी, कोई बात नहीं भाई, जितनी भी तुम। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन में ऐसा करा चुका हूँ मैं, फिर भी आपको दूसरा तीसरा ये इसलिए क्वेश्चन करा हूँ जिससे आप चीज़ें समझ सकें। देखिए आज अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात दो लड़कों को कितना दे रखा है, 3:4। वर्तमान में अनुपात कितना है, 3:4। अब वो कह रहा है 3 वर्षों बाद यह अनुपात 4:7 हो जाता है। 3 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 4:5। अब उसने पूछा है मुझसे, बताइए 21 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। उसने मुझसे पूछा है 21 वर्ष बाद, 21 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 21 वर्ष बाद पूछा है। पहले बेसिक पे बात कर लेते हैं, फिर जो मेरा मेथड है, जिस मेथड से मैं क्वेश्चन करता हूँ उससे बताऊंगा। पहले बेसिक करते हैं। तो बेसिक देखिए कितनी, इसे मैंने अभी भी बताया, अनुपात कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती हैं, और अनुपात से वास्तविक संख्या पे आने के लिए हमें हमेशा एक वेरिएबल से गुणा करनी पड़ती है। वेरिएबल आप x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन प्रचलन में x ही चलता है, इसलिए x वो ही रटा हुआ है, इसलिए सब x बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि x ही होता, a b c d x y z कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया उनकी प्रारंभिक आयु कितनी थी, पहले की थी 3x और दूसरे की थी 4x। अब वो कह रहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब इसमें भी 3 वर्ष जोड़ दो और इसमें भी 3 वर्ष जोड़ दो, और 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो गया, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात हो गया 4/5। 3 वर्ष बाद अनुपात हो गया 4/5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। तो देखिए 5 दिया 15x प्लस 5 दिया 15 बराबर 4 चौक 16x प्लस 4 दिया 12। ठीक है जी, एक क्वेश्चन बनी। अब यहाँ से क्या करेंगे, x वाली वेरिएबल x वाले वेरिएंट एक साथ और अदर वैल्यू एक साथ कर लेंगे। तो 15x को उठा के दे लिया, 12 को दे लिया, तो 15 में से जब 12 गया, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 12 गया तो बचेगा कितना 3, और 16x में से 15x गया तो बचेगा कितना x। तो x का मान कितना आ गया 3। तो मैं दोनों की वर्तमान आयु निकाल सकता हूँ। x का मान 3 आ गया तो दोनों की वर्तमान आयु निकाल सकता हूँ। तो देखिए ये मैंने मानी थी 3x और ये मैंने मानी थी 4x। तो x का मान कितना आया हमारा, x का मान आया 3। तो मैं 3 की यहाँ गुणा करूँगा तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ये कब की आ गई, दोनों की, ये दोनों की वर्तमान आयु आ गई। वर्तमान आयु आ गई कि एक की आयु कितनी है 9 है और एक की आयु कितनी है 12। वास्तविक आयु आ गई दोनों की वर्तमान में। उसने पूछा है 21 वर्ष बाद बताओ दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। 21 वर्ष बाद पहले पूछा, पहले तो पूछ ही नहीं सकता क्योंकि खुद 9 वर्ष का है। हमें वैसे मैं बता देता हूँ, पहले पूछता है तो माइनस करते हैं और बाद के लिए पूछेगा तो जोड़ देंगे। तो 21 वर्ष बाद तो हमें क्या करेंगे, 21 इसमें जोड़ देंगे और 21 ही इसमें जोड़ देंगे क्योंकि 21 वर्ष बाद पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, 21 हम लोग कितना हो गया 30, और ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 33। ठीक, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 से ये 10 बार और ये कितना हो जाएगा 11 बार। तो अनुपात हो जाएगा आपका 10:11, यानी 21 वर्षों बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा 10:11। ये था आपका बेसिक मेथड। अब मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए रफ करते हैं। देखिए वर्तमान अनुपात कितना दे रखा, 3:4 वर्तमान में, और 3 वर्षों बाद कह रहा अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। मैंने आपको एक बात बताई, एक चीज़ चेक करनी है तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, बिल्कुल सही है। अब उसने क्या बोला, 3 वर्ष बाद अनुपात 4:5 हुआ। तो मैं कहूँगा 3 से 4 यूनिट हो गई, कहने का मतलब 1 यूनिट बढ़ी।
1 यूनिट बढ़ी कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में कितनी यूनिट बढ़ गई? 1 यूनिट बढ़ी। और मुझसे कितने वर्ष कह रहा है? मुझसे कह रहा 21 वर्ष। 21 वर्ष कह रहा है, तो खुद सोचो, 3 सत्ते 21, 1 सत्ते 7, यानी कि जब 3 वर्षों में 1 यूनिट बढ़ रही है तो 21 वर्षों में कितनी यूनिट बढ़ जाएगी? 7 यूनिट। समझ में आई भी ये बात? नहीं, हम तो इसे ओरली कर सकते थे। 3 वर्षों में 1 यूनिट बढ़ रही है, 3 सत्ते 21, तो 1 सत्ते 7, 7 यूनिट बढ़ जाएगी। ठीक है, 21 वर्षों में कितनी यूनिट बढ़ेगी? 7 यूनिट। तो 7 और 3 10 और 7 और 4 11। अभी यही तो चीज़ें समझाई थी। आंसर कितना आया? 10:11। बेसिक भी बता दिया और जिस तरीके था। अब देखिए, ये चीज़ें कोई एग्जाम में लिखने वाली नहीं होती हैं और ये चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई होती हैं, तो केवल हम क्वेश्चन को देखकर ओरल सोल्व कर सकते हैं। इसमें हमें केवल मैं समझा रहा हूँ अभी, इसलिए हर चीज़ को लिख लिख के आपको समझाया जा रहा है। बाकी जब आप इसे समझ चुके होगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, आप इसे ओरल बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? मैं कहूँगा कि भाई 3 वर्ष लगे और 1 यूनिट बढ़ गई। मुझसे कह रहा है 6 वर्ष कहता 2 यूनिट बढ़ जाती, 9 वर्ष कहता 3 यूनिट बढ़ जाती, 12 वर्ष कहता 4 यूनिट बढ़ जाती। इसी तरीके से 21 वर्ष कह रहा तो 7 यूनिट बढ़ गई, दोनों में जोड़ दो, 7 और 3 10 और 7 4 11। तो 21 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 10:11। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होंगी जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद ना हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें तो रेशियो प्रोपोर्शन में आयु से रिलेटेड। बाकी तो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता है रीजनिंग में भी होता है आपका ये चैप्टर, और मैथ्स में भी होता है। तो मैथ्स में पर्टिकुलर जब हम एज के चैप्टर पर बात करेंगे तब बेसिक्स भी अच्छे से समझेंगे, और जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन तभी हम इसके देखेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ठीक, जब उनके बेटे का जन्म हुआ जब अनुपात था 11:10। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पिता और माँ के वर्तमान आयु का क्या अनुपात है? पिता और माँ की वर्तमान आयु का क्या अनुपात है? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कितने आसानी से कर सकते हैं, देखना इसे। देखिए उसने क्या बोला, जिस टाइम पुत्र का जन्म हुआ उस समय पिता और माता की आयु का अनुपात था 11:10। ये कब है? जब पुत्र का जन्म हुआ। और वो कह रहा है वर्तमान से, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं जन्म के कोई 1-2 साल बाद हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान आयु से जब दुगने आयु का हो जाएगा तब इसका अनुपात हो जाएगा कितना दे रखा है इन्होंने? 19:18। तब अनुपात कितना हो जाएगा? 19:18। ठीक है जी। देखिए वैसे तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिकी मेथड भी बता सकता हूँ जिसमें आपको कुछ करना तक नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो देखिए उसने हमें क्या दिया, जन्म के समय अनुपात ये था, जिस टाइम पुत्र का जन्म हुआ उस समय माता और पिता की आयु का अनुपात ये दे रखा है, और वर्तमान आयु से दुगनी आयु का जब वो हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई वर्तमान कंडीशन रही होगी। यहाँ से क्या कंडीशन रही होगी? वर्तमान कंडीशन। तो मान लो पुत्र की कुछ तो वर्तमान आयु मानोगे आप, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कुछ भी मान लो, सपोज जो अरे ऐसा कुछ नहीं कि निश्चित ही हम कुछ मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने मान लिया पुत्र की वर्तमान आयु 2 वर्ष है, पुत्र की 2 वर्ष मान लो, 1 वर्ष मान लो, चलो मैंने मान लिया पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, ठीक है। तो जिस टाइम पुत्र का जन्म हुआ यानी इस टाइम तो कितने वर्ष का होगा? 0 वर्ष का होगा। 0 वर्ष का होगा तो अनुपात ये था, फिर 1 वर्ष का हुआ, ये वर्तमान कंडीशन आ गई। अब वो कह रहा है जब वर्तमान आयु का दुगुना होगा, तो वर्तमान आयु का दुगुना कितना होगा? 1 का दुगुना कितना होगा? 2 वर्ष। इसका मतलब ये अनुपात कब बनेगा? जब कितना हो जाएगा यहाँ पे पुत्र 2 वर्ष का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये अनुपात तो मुझे दिया हुआ ही नहीं है, वर्तमान का अनुपात थोड़ी दिया है, और मुझसे इसने पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ही तो पूछी होगी, सॉरी माता और पिता की, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात ही पूछा। तो ये अनुपात तो मुझे दिया ही नहीं है, या तो मुझे ये अनुपात दिया या मुझे ये अनुपात दिया। तो यहीं से हम करेंगे, हम देखेंगे जब पुत्र पैदा हुआ यानी 0 वर्ष का था तब तो ये अनुपात था। अब पुत्र कितने का हो गया? 2 वर्ष का। आप यहाँ कुछ भी रख लो, 2 रख लो, तब भी यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मान लिया वर्तमान में पुत्र 1 वर्ष का है, तो अगले साल कितने का हो जाएगा? 2 वर्ष का हो जाएगा। तो जब वो 2 वर्ष का होगा तब अनुपात हो जाएगा 19:18, ठीक है जी। और ये कितने का? 0 वर्ष का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष। और यहाँ से यहाँ तक यूनिट कितनी बढ़ गई? 8। तो मैं कह सकता हूँ वही चीज़ जो मैं बार बार अभी तक सॉल्व करता आ रहा हूँ, तो मैं कहूँगा 8 यूनिट बढ़ गई कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2 वर्षों में 8 यूनिट बढ़ी।
2 वर्षों में 8 यूनिट बढ़ी, लेकिन मुझे कितने वर्ष चाहिए, क्योंकि मुझसे तो वर्तमान अनुपात पूछा है। वर्तमान अनुपात कब होगा, जब पुत्र 1 वर्ष का है, यानी कि ये तो 2 वर्ष का दे रखा है, तो मैंने 1 वर्ष का निकाल लिया। तो मैं देखूंगा भाई 2 वर्ष में 8 यूनिट बढ़ रही है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगी, और 1 वर्ष में बढ़ेगी जी 4 यूनिट। 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 4 यूनिट। इसका मतलब 11 और 4 कितना हो गया, 15, और 10 और 4 कितना हो गया, 14। यही आपका आंसर हो गया 15:14। अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं, और जो तरीका मैंने बताया आप इससे भी अच्छे से समझ कर देखिए, वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने करा क्या, आप एक चीज़ और हम कर लेते हैं, आप कुछ भी रख कर देख लेना है, 2 वर्ष रख लेना, तब भी आंसर यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने क्या माना, 2 वर्ष और 0 से 2 वर्ष आने के लिए 2 वर्ष बढ़ा, और यहाँ कितना बढ़ गया, 11 से, देखो खुद देख लो, 10 से 18, 8 बढ़ा, 11 से 19, 8, दोनों में सेम बढ़ेगा। तो मैं कहूँगा 2 वर्षों में 8 यूनिट बढ़ जाता है। यहाँ तो 2 वर्ष लगे 0 से 2 वर्ष आने में, और यहाँ यूनिट कितनी बढ़ गई, 8, तो 2 वर्षों में कितनी यूनिट बढ़ी, 8 यूनिट बढ़ी। तो अब मेरे को क्या चाहिए, 1 वर्ष में, क्योंकि मुझसे तो वर्तमान अनुपात पूछा, और वर्तमान में पुत्र कितने का है, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में कितनी बड़ी होगी, 4 यूनिट। तो 11 और 4 15, 10 और 4 14। आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर यही आएगा 15:14। आप पुत्र के वर्तमान आइए, कुछ भी मान लो। मुझे ये तरीका समझ में आया। देखिए होता क्या है, मैथ के कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने का कोई एक मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड होते हैं। आप अपने और भी टीचर से अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो भी रेशो प्रोपोर्शन का या किसी भी चैप्टर का और भी बहुत सारे तरीके आपको बता देंगे। तो होता क्या, रैंडमली एट ए टाइम जब हम क्वेश्चन पढ़ के सोल्व कर रहे होते हैं, जो भी तरीका मुझे ठीक से लगता है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसीलिए क्या होगा, जब आप बार बार मान लो मुझसे पढ़ोगे, किसी और से, हमेशा नया सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर टीचर आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। ठीक, तो ये मत सोचना कि भाई यही तरीका है, यही तरीका नहीं, तरीका और भी हो सकता है, सभी कोई बहुत आसान तरीका हो जो मेरे एट ए टाइम ध्यान ना आया हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे भी क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो तो बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। देखिए 2 से मुझे 1 का चाहिए, तो आधे का चाहिए, तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दो, सिंपल। भाई 2 वर्ष का मुझे दे रखा है, मुझे 1 वर्ष का चाहिए, तो मुझे आधे का ही तो चाहिए। 2 वर्ष का दिया है, 1 वर्ष का चाहिए, आधे का चाहिए। आधे का चाहिए तो 19 और 11 कितना होगा, 30, 30 का आधा कितना होगा, 15, 10, 18 और 10 कितना होगा, 28, 28 का आधा कितना होगा, 14। अब बताओ इससे भी आसान और क्या होगा, जो बिना लिखे हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। लेकिन अभी होता क्या, नई नई चीज़ें सीखते हैं तो उस समय पर हमें थोड़ा सा दिक्कतें आती है समझने में। एक बार समझ जाओगे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइप नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन है। चलिए वीडियो तो लेंथी हो ही रही है, 2 नेक्स्ट टाइप को भी पढ़ा लेते हैं, सिक्के वालों को। ये सिक्के वाले आपके लास्ट क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ये आपके एग्जाम में बहुत ही, देखिए पहले तो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते थे किसी टाइम में। एसएससी के जब हमने एसएससी अपना निकाला था, एसएससी के किसी टाइम में अपने सीएचएसएल में या सीजीएल में, उस टाइम पे एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते थे ये जो थैले में सिक्के वाले बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन परमानेंट आना, हर पेपर में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता था। तो और अभी भी आप स्टेट एग्जाम्स में देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, दोनों टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन को अच्छे समझ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी बुक आपके पास हो उस बुक से। चलिए वो करा है। देखिए 2 क्वेश्चन क्या बनेंगे, या तो वो हमें सिक्के देगा और अनुपात जो देगा उनके मूल्य का देगा। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो पाएगी, लेकिन जो बात बताना है समझने की कोशिश करो। या फिर वो हमें मूल्य देगा और अनुपात सिक्कों का देगा। ये 2 ही कंडीशन बनती हैं, 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं सिक्कों पे। दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। देखिए ये बात जो मैंने आपको बताई, 480 सिक्के। आपका जो अगला क्वेश्चन पढ़ूंगा उसमें 480 रुपये बोलेगा। तो 480 सिक्के हैं, उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है, तो उन सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत आसान पड़ता है, लेकिन फिर भी पहले बेसिक समझ लीजिए, बेसिक भी आसानी है। तो देखिए हम पे सिक्के कौन कौन से हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं या तो हमारे पास, या हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, या फिर 10 पैसे के, या फिर 25 पैसे के, या फिर हमारे पास है 10 पैसे के सिक्के। अब वो कह रहा है कुल सिक्के कितने हैं हमारे पास, 480। कुल सिक्के कितने हैं हमारे पास, 480 सिक्के हैं, ठीक है। और अनुपात जो दे रखा है मूल्यों का अनुपात कितना है, 5:3:1। देखिए बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात समझनी है, सिंपल, बस एक बात। क्या बात समझनी है कि जब वो हमें सिक्के देगा, देखिए उसने हमें दिए 480 सिक्के, तो अनुपात सिक्कों का नहीं देगा, क्योंकि अनुपात सिक्कों का दिया तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा, इजीली डिवाइड कर दोगे। भाई अनुपात में बांटना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो आप सीख चुके। अनुपात में बांटने के लिए जिसकी संख्या चाहिए उसको गुणा करो, बटे अनुपात योग कर दो। तो इसलिए वो क्या करेगा, एक ट्विस्ट यहाँ पर देगा आपको कि अगर उसने आपको यहाँ सिक्के दिए, जैसे इस क्वेश्चन में इसने बोला है सिक्के कितने दे रखे हैं, 480। तो जब वो आपको सिक्के देगा, सिक्के दिए 480, तो जब वो आपको सिक्के देगा तो अनुपात जो होगा वो मूल्यों का होगा। मूल्यों का मतलब क्या है, मूल्यों का मतलब है जी 5 रुपए के हम पे जो सिक्के हैं ना, 5 रुपए के जो हम पे सिक्के हैं वो 50-50 पैसे वाले हैं, 3 रुपए के सिक्के 25-25 पैसे वाले हैं, और 1 रुपए के सिक्के 10 पैसे वाले हैं।
कहने का मतलब सिक्के देगा तो मूल्यों का अनुपात देगा, मूल्य देगा तो सिक्कों का अनुपात देगा। कि सिंपल करना कितना है, सिक्के दे रखे हैं ना तो इन्हें सिक्कों में कन्वर्ट कर लो, बस। सिक्के दिए हैं तो सिक्कों में कन्वर्ट कर लो, मूल्य दिया हो तो मूल्य में कन्वर्ट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में अगली बात समझते हैं, इस क्वेश्चन में इस बात को समझो। चलिए, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ सिक्के, तो मैंने सिक्के में कन्वर्ट करूंगा। इसने मुझे दिया मूल्यों का अनुपात, ध्यान देना मूल्यों का मतलब है 5 रुपए के सिक्के हैं मेरे पास, 5 रुपए के। कौन कौन से वाले, 50 पैसे वाले। एक बात बताओ, 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 2। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के आएंगे, और 5 रुपये में कितने आ जाएंगे, 10। समझ में आया 10 कहाँ से आया। ऐसे ही 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के आते हैं, 3, और हमारे पास कितने रुपए, 3 रुपये। तो 1 रुपये में 4 सिक्के आते हैं 25 पैसे के। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के आएंगे, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के आएंगे, और मेरे पास रुपये कितने, 3। तो कितने हो गए, 4 तिया 12। सिक्कों में कन्वर्ट कर लिया मैंने ये, ठीक है, सिक्कों में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट कंडीशन, 10 पैसे के सिक्के हैं हम। 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के आते हैं, 10। 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के आते हैं, और मेरे पास कितने रुपए हैं, 1। यानी कि 10-10 पैसों से जो मिलकर मेरे पास धन बना है वो मेरे पास 1 रुपया है। तो 10-10 पैसे के कितने सिक्के हो गए, 10। बस आ गया ये आंसर। अब इसने हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक की पूछ रहा है। प्रत्येक की पूछा तो अलग अलग तीनों का निकाल लो कि प्रत्येक के सिक्कों की संख्या बताओ। प्रत्येक की ना पूछता तो हम यहाँ से क्या करते, जिसकी पूछता उससे गुणा करके बटे अनुपात की योग कर देते। अब प्रत्येक की पूछे, मान लो उसने पूछा 50 पैसे वाले सिक्के बताओ जी कितने हैं, तो मैं कहूँगा 480 गुणा 10 बटे अनुपातिक योग। तो ये कितना हो गया आपका, 32। ठीक है भाई, 16 दूनी 32 और 16 थी 48। ठीक है जी, और 2 से कितनी बार कट गया, 15 बार। तो 15 दाम 150, 15 की 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, और 15 की 10 में गुणा करेंगे तो 150। यहाँ बदलता चला गया ना, मैं एक बार 10 रख के गुणा कर ली तो 15 दाम 150, एक बार 12 यहाँ पर रख लिया तो 15 की 12 में गुणा करेंगे 180, फिर यहाँ मैंने 10 रख लिया तो 15 की 10 में गुणा करेंगे 150। यही मुझसे इसने पूछा है, क्या पूछा है, चलिए समझिए जरा, एक कॉल आ गई थी इस वजह से बीच में इंटरप्ट होगी क्लास। चलिए दोबारा जो मैं बात बता रहा था, तो ये 10 बात अब पता चल गया, 12 पता चल गया और 10 पता चल गया। कैसा आया ये पता चल गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे केवल 480 को इस अनुपात में बांटना है। और अब अनुपात में तो बांटना सीख ही चुके हैं अब यार, 8वीं 9वीं वीडियो देख रहे हो, अगर कंटिन्यू देख रहे हो तो 8वां 9वां पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ, तो इतना तो समझ गया होगा 480 को 10 12 10 में कैसे बांटेंगे, बांट दिया, आ गया सीख के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब एक अगला क्वेश्चन और पढ़ता हूँ जो कि हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी उसमें समझ में आ जाएंगी। चलिए, और दोबारा देख लेना इसे एक बार और, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो, क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से बैक करो और दोबारा देखो। देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ेगी। अगर समझ में नहीं आता तो मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा देखना पड़ेगा, तिबारा देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। एक साथ चीज़ें समझ में नहीं आती। मैंने बताया था सिक्कों वाले पे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के। एक टाइप बता चुका, एक टाइप और बता रहा हूँ, बस फाइनल, ये 2 टाइप। अब इस पर कितने क्वेश्चन कराए जाओ, ठीक। चलिए, एक थैले में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया तो डेफिनेटली मूल्य बताएगा। कितना दे रखा, 3 4 5। कितने कितने रुपए वाले हैं, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। अब उसने हमें क्या दिया आगे, यदि थैले में कुल धनराशि 250 रुपये, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। यदि थैले में कुल धनराशि कितनी है, 250 रुपये। यदि थैले में कुल धनराशि 250 रुपये है तो 1 रुपये के तो उसने पूछा है 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए अब इसे करते हैं। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि सिक्के वाले क्वेश्चन में 2 टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें होगा क्या, या तो हमें सिक्के देगा और अनुपात दे देगा मूल्यों का, या हमें मूल्य देगा और अनुपात दे देगा सिक्कों का। तो हमें करना क्या है, अगर मूल्य दिया है तो अनुपात को मूल्य में चेंज कर लो, सिक्के दिए हैं तो अनुपात को सिक्कों में चेंज कर लो, बस। अब देखिए मुझे इस बार सिक्कों का अनुपात दिया, पिछले क्वेश्चन में क्या था, मुझे मूल्यों का अनुपात दिया था, मैंने सिक्कों में कन्वर्ट करा था। ना समझ में आया फिर से देख लेना। अब मैं इसमें देखिए इसमें कैसे करूंगा, मुझे पता है 3 सिक्के हैं भाई मेरे पास। कितने सिक्के हैं, 3। अब मुझे मूल्य बनाना है, ध्यान देना, अब मुझे क्या बनाना है, मूल्य, मुझे धन बनाना है, क्योंकि मेरे पास कितने 250 रुपये हैं, ना कि 250 सिक्के। ठीक है, पता नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि पूरा समझ में आया आपको। तो 3 सिक्के हैं मेरे पास, क्योंकि सिक्कों का अनुपात दिया तो कितने सिक्के, 3। और क्या क्या रुपए वाले, 2-2 रुपये वाले, 2-2 रुपये वाले 3 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो गया, 6। पहला अनुपात आया, समझ में आया हो तो। 3 सिक्के हैं और 2-2 रुपये वाले हैं, 2 रुपये का 1 सिक्का है, 3 सिक्के, तो कुल कितना धन हो गया जो 2 रुपये के सिक्कों से मिलकर बना हुआ है, 6 रुपये।
ऐसे आ गए। मेरे पास 4 सिक्के हैं भाई, और कितने कितने रुपए वाले, 1-1 रुपए वाले 4 सिक्के, 1-1 रुपए वाले 4 सिक्के, तो 1-1 रुपए वाले 4 सिक्के, तो धन कितना हो गया, 4 रुपए। ठीक, ये भी हो गया। बस लास्ट कंडीशन, और फिर बांट दो अनुपात में। अब वो कह रहा है मेरे पास 5 सिक्के हैं जी, ठीक है भैया तेरे पे 5 सिक्के हैं, लेकिन वो कह रहा है 50-50 पैसे वाले हैं 5 सिक्के। जब 50-50 पैसे वाले 5 सिक्के हैं तो धन कितना हो गया, 2.5 रुपये। 50-50 पैसे वाले 5 सिक्के हैं तो धन कितना हो गया, 2.5 रुपये। अब 2.5 को मैं कैसे लिखूंगा, 5/2। ठीक है, अब देखिए इसे परफेक्ट रेशो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 की तीनों में गुणा कर लूंगा। यहाँ भी 2 की गुणा कर ली, यहाँ भी 2 की गुणा कर ली, और यहाँ भी 2 की क्यों करी, क्योंकि मुझे बटे वाला 2 खत्म करना था, इसलिए 2 की गुणा कर ली। तो इसका अनुपात कितना बन गया, 12, अनुपात 8, 4 दूनी 8, और अनुपात 5, ये अनुपात बन गया। अब उसने मुझसे क्या पूछा, देखिए तीनों पूछता था मैं तीनों की वैल्यू निकाल लेता, जैसा कि इससे पिछले क्वेश्चन में पूछा था। उसने मुझसे तीनों की वैल्यू नहीं पूछी, उसने मुझसे पूछा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या किस अनुपात में, 8। यही तो है, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूछी है। अब देखना एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से मूल्य का अनुपात है, तो यहाँ से मूल्य आएगा, कभी इस पर टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक, तो मैं कहूँगा 250 रुपये है, और 1 रुपये वाले कितने, 8, बटे अनुपातिक योग 12 और 8 20 और 5 25, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 80 रुपये। अब मैं कहूँगा मेरे पास 1 रुपये से जो मिलकर धन बना हुआ है, 1 रुपये से कितना धन है मेरे पास, 80 रुपये। अब 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये का कितना सिक्का होगा, 1 होगा। ठीक है भाई, 80 रुपये में 1 रुपये वाले कितने सिक्के होंगे, मैं कहूँ मेरे पास 80 रुपये हैं, और सभी कितने 1-1 रुपये वाले सिक्के से मिलकर बने हुए हैं, तो मेरे पास कितने सिक्के हो गए, 80 सिक्के। तो अगर 1 का पूछा है तो आंसर वही होगा, अदरवाइज बदल जाता, क्योंकि 80 पूछा है तो आंसर ये हो जाएगा 80 सिक्के 80 रुपये के, क्योंकि 1 रुपये में 1 सिक्का आता है, 1 रुपये में 1 सिक्का आता है। सपोज करो इसी को मैं थोड़ा सा लेंथी करता हूँ, लेंथी का मतलब थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ, जैसे कि आपको डाउट ना रहे। सपोज करो इसमें 1 का ना पूछ के इसने हमसे 2 का पूछा होता कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, इसे समझ लो अच्छे से, जिससे कि आपके एग्जाम में गलती ना हो। आंसर तो 80 है इसका। तो अब मैं बताता हूँ, अगर इसने हमसे 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या पूछी होती तो मैं कहता 250 रुपये है, 250 रुपये में 2 रुपये से कितना धन बना हुआ है, 2 रुपये से 12 रुपये, बटे अनुपातिक योग कितना है, 25। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 120। तो मैं कहूँगा 120 रुपये जो है ना मेरे पास, वो 2-2 रुपये से मिलकर बने हुए हैं। 120 रुपये का धन 2-2 रुपये वाले सिक्के हैं, 120 रुपये के, 120 रुपये के 2-2 रुपये वाले सिक्के हैं। ठीक, अब मेरे पास सिक्के कितने हुए, खुद सोचना, अब ध्यान से समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 120 रुपये हैं, और 120 रुपये किस फॉर्म में, 2-2 के सिक्के के फॉर्म में, तो सिक्के कितने हुए, 60, क्योंकि 60 सिक्के होंगे, और एक सिक्का 2 रुपये का होगा, तो 60 दूनी 120, और इसके लिए आपका आंसर होता 60। 80 वाला इसलिए, 8 वाला इसलिए था क्योंकि देखिए 1 रुपये में एक सिक्का आता है, इसलिए 80 रुपये में 80 सिक्के आ गए। तो वहाँ तो आपने समझ लिया तो भी ठीक, और ना समझाओ तो भी ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आप गलती कर बैठोगे। 2-2 रुपये वाला धन कितना है, 120, लेकिन धन नहीं पूछेगा, सिक्के पूछेगा, तो 120 रुपये। अब मुझे पता है 1 रुपये में कितने, 2 रुपये के सिक्के हैं मेरे पास, 2-2 रुपये के सिक्के हैं, और 120 रुपये मेरे पास, तो 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 60 सिक्के मेरे पास मौजूद है। ये इसने पूछा कि 2 रुपये वाले। तो देखिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए, और तो खैर कुछ नहीं, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अगर समझ में आ रहा हो तो। अगर आपको समझ में आए, मेरे थोड़ा भी पढ़ाने का तरीका देखिए, बार बार एक चीज़ को 10 बार बताता हूँ, इसलिए वीडियो लेंथी हो जाती है। क्यों, जिससे कि आप डायरेक्ट समझ पाएँ, बिल्कुल अच्छे से समझ पाएँ। फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भाई वास्तव में मेरे अंदर ही कमी है, क्योंकि मैं आपको नहीं समझा पा रहा। ठीक, और इससे ज़्यादा भी देखिए थोड़ी और मेहनत भी करूँगा, थोड़ा और भी टाइम लगेगा अभी, और अपने आप में बेहतर परिवर्तन करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ आज भी कि आपको समझा सकूँ। इसीलिए बहुत मेहनत करके आपको 10-10 बार बताने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं भाई, और तो कोई बात चलो बची नहीं, ठीक है भाई। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई ज़रूर करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम आने पर, फॉर्म भरने पर पढ़ाई नहीं होती। अब तो फॉर्म भी कुछ भर रहे हो, अब एग्ज़ाम भी आ रहे होंगे, कुछ और भी नहीं, अगर फॉर्म नहीं है तो और भी निकलने वाले हैं, जैसा कि आपको पता दिल्ली पुलिस वगैरह के। तो हम ना पढ़ते रहें, घर वालों का ध्यान रखें, बस यही कहूँगा मैं तो आपसे कि पढ़ाई ना छोड़ें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, चाहे 2, 3, 4 जितना भी समय मिलता है उतना घंटा पढ़ें, लेकिन पढ़ें डेली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक के जुड़ने के लिए, यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।